तो अभी हम लोग स्टार्ट करें 2020 का इकोनॉमिक्स पेपर। इसमें भी अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। 20 क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और सेटअप। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट दे रखे और आपको बताना है कौन से सब्जेक्ट पे थे वो। सबसे पहला है एल्मा एटा डिक्लेरेशन दैट इज़ टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। ये बिल्कुल सही है। एल्मा एटा डिक्लेरेशन जो था ये हेल्थ केयर की बात कर रहा था। नेक्स्ट है हेग कन्वेंशन, इसके सामने दे रखा है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है तालानुआ डायलॉग, और तालानुआ डायलॉग भी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा था। थर्ड वाला भी बिल्कुल राइट है। और फोर्थ है अंडर टू कोएलिशन जो चाइल्ड राइट की बात कर रहा है, ये भी रॉन्ग है। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सबसे पहले आल्मा एटा डिक्लेरेशन क्या है, इट वॉज एडॉप्टेड एज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ पे था, और ये कहाँ एडॉप्ट किया था, कजाकिस्तान में 1978 में। अगेन इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन अंडरस्कोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हेल्थ पे पहला डिक्लेरेशन था। नेक्स्ट हेग कन्वेंशन की बात की है। हेग कन्वेंशन किसकी बात करता है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इलीगल, इरेगुलर, प्री मच्योर और इल प्रिपेयर्ड अडॉप्शन एब्रॉड। मतलब ये जो चाइल्ड एडॉप्शन से इसको प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था हेग कन्वेंशन। ये अगेन एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। कब आया था एग्जिस्टेंस में, 1983 में, और ये अप्लाई करता है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। इतना आपको याद रखना है। पेयर टू इनकरेक्ट है। यहाँ जब आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, पेयर टू के सामने चाइल्ड राइट्स दिया है अंडर टू कोएलिशन के सामने, जबकि वो हेग कन्वेंशन है। नेक्स्ट वाला तालानुआ डायलॉग के बारे में है। तालानुआ डायलॉग जो है इट हेल्प्स कंट्री इम्प्लीमेंट एंड एनहांस नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 2020। और ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, ये क्लाइमेट चेंज में हर कंट्री को ना कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता था। इंडिया को देना पड़ता था हर एक कंट्री को कि वो एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करेंगे, तो उसके लिए कुछ लिस्ट होती थी, और ये सारा लिस्ट का मेंशन है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में। द डायलॉग वॉज मैंडेटेड बाय द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए था ये। इसमें इंडिया और हर एक कंट्री कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करते थे कि नेशनल लेवल पे वो क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करेंगे। कब तक, बाय 2020। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के अलावा ग्रीन हाउस गैस को भी रोकना है, किसके अकॉर्डिंग, पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट में अंडर टू कोएलिशन के बारे में दे रखा है। इट इज़ अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट कमिटेड टू एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन इन लाइन विथ पेरिस एग्रीमेंट। तो अंडर टू कोएलिशन भी क्लाइमेट चेंज की बात करता है, बट यहाँ पे चाइल्ड राइट दे रखा था। चाइल्ड राइट्स जो है वो हेग कन्वेंशन में आ जाएगा, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी इसके अंदर आएगा, तो इसलिए इसका आंसर है C 1 और 3 ओनली। ये वाला क्वेश्चन इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी यहीं से इंटरनेशनल बॉडीज से उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गोल्ड ट्रांच, जिसको रिजर्व ट्रांच भी कहते हैं, ये किसको रेफर करता है। सबसे पहले लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, रॉन्ग। वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, रॉन्ग। अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर, रॉन्ग। अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर, यस। ये IMF में ही प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ एक वर्ड IMF से आप एसोसिएट कर सकते हो कि इसका आंसर डी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी स्टैटिक है और ये वाला क्वेश्चन भी स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक में आप पढ़ते हो वहीं से पूछा जाता है। ये IMF अपने मेंबर को देता है। होता क्या है, द IMF इज फंडेड थ्रू इट्स मेंबर एंड देयर कोटा कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड कहाँ से मिलता है, उसी के मेंबर कंट्रीज से। रिजर्व ट्रांचे क्या है, ये एक टाइप का इमरजेंसी अकाउंट है दैट IMF मेंबर कैन एक्सेस एट एनी टाइम विदाउट एग्रीइंग टू कंडीशन और पेइंग अ सर्विस फी। कल को मान लीजिए आप IMF के मेंबर हैं और आपको इमरजेंसी पैसा चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए, तो उसके लिए रिवर्स ट्रांचे या फिर गोल्ड ट्रांचे बनाया जाता है, जिसमें विदाउट एनी कंडीशन आप पैसा ले सकते हैं। अगर IMF क्या करता है, कंट्रीज को बेल आउट कराने के लिए पैसा देता है। जैसे मुझे याद है इंडिया ने, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, 1991 में LPG रिफॉर्म्स लाए थे अंडर नरसिम्हा राव PM। तो LPG रिफॉर्म में क्या था, इंडिया ने कहा हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बट उस टाइम पे IMF ने कहा था कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। पहले क्या था, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज थी, मतलब इंडिया की कंट्री बाहर वालों से ट्रेड नहीं कर सकती थी। ओपन करने का इकोनॉमी मतलब क्या होता है, आप बाहर कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकते हो और बाहर वाला भी आपसे ट्रेड कर सकता है। तो यही टाइम था जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ओपन किया था, हमारा ट्रेड भी बाकी लोगों के साथ बढ़ने लग गया। दिस वॉज द टाइम। अब हुआ क्या था, उसी टाइम पे LPG रिफॉर्म जब हुए थे तो IMF ने कुछ बेल आउट प्लान दिया था, जिसमें आपको IMF की कंडीशन मारनी पड़ेगी।
उसी में IMF ने कंडीशन दी थी कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करना है। जैसे अभी पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था 2 साल पहले, तो ये सारे कंट्रीज ने IMF से पैसा मांगा। इसको कहा जाता है IMF बेल आउट। IMF आपको इस प्रॉब्लम से निकालेगा, बट इसमें कुछ कंडीशन होती है। रिवर्स ट्रांसफर में खास बात क्या है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, आप एनी टाइम विदाउट एनी कंडीशन ये पैसा ले सकते हो, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा बेटर चीज़ है। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ मेंबर कंट्रीज कोटा दैट कैन बी विड्रॉन फ्री ऑफ चार्ज एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। हर कंट्री का एक कोटा होता है रिवर्स ट्रांसफर में, इंडिया का भी एक कोटा होगा, तो आप अपने कोटा जितना हो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। द फर्स्ट 25% रिवर्स ट्रांसफर पोर्शन चार्जेस नो इंटरेस्ट। जो पहले 25% पोर्शन होता है ना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 75% है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एनीथिंग बियॉन्ड दैट कुड रिक्वायर परमिशन एंड बी सब्जेक्ट टू अ सर्विस फी। पहले 25% पे इंटरेस्ट भी नहीं है, फी भी नहीं है, परमिशन भी नहीं लगेगा, बट उसके बाद जब आप पैसा निकालोगे आपको परमिशन भी लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा और कुछ फी भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट IMF के बारे में कुछ बातें दे दी है। IMF क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है 190 कंट्रीज का दैट वर्क्स टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। वर्ल्ड में मॉनेटरी कोऑपरेशन रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, इंटरनेशनल ट्रेड मेंटेन रहे और हाई एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे। इस वजह से IMF को फॉर्म किया गया था। वर्ल्ड बैंक के बारे में फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। किसको? लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है ये सारे लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज है। जैसे इंडिया के भी बारे में याद रखिएगा, इंडिया भी एक टाइप का मिडल इनकम कंट्रीज ही है। हम डेवलप कंट्रीज नहीं है। दो टाइप की कंट्रीज होती है, एक होता है डेवलप्ड जिसमें USA आता है और UK आता है और जर्मनी, फ्रांस ये सब आते हैं। एक होता है डेवलपिंग। इंडिया कहता है हम डेवलपिंग कंट्री है। जैसे चाइना है, चाइना भी डेवलप्ड है, बट वो बार बार क्या कहता है, चाइना इज अगेन डेवलपिंग। ठीक है, तो ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज। फिर WTO के बारे में दिया है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है ये सारा WTO ही रेगुलेट करता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से था, पहला वाला और ये वाला भी, और दोनों के लिए करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर which of the following action policies are the most likely to give some immunity to India। अगर वर्ल्ड में वापस फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इंडिया को कैसे इम्यूनिटी मिल सकता है, इंडिया खुद को कैसे बचा सकता है इस क्राइसिस से। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। सही बात है, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो हमको थोड़ा बहुत इम्यूनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। ओपनिंग अप ऑफ मोर फाइनेंस बैंक्स भी होगा, यस, क्योंकि हो सकता है फाइनेंस बैंक फॉरेन बैंक्स होगा, यस। थर्ड है मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तीन चीज़ें दे रखी है। पहला तो है कि शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स पर नहीं डिपेंड रहना चाहिए। नेक्स्ट है ओन फॉरेन बैंक्स पे नहीं रहना चाहिए, फॉरेन बैंक्स पर। तीसरा फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इस साल ना एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, आई गेस यही वाला क्वेश्चन था, अभी चेक कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था जो एक कैंसिल हुआ था। हाँ ये वाला 52 वाला कैंसिल हुआ था, ये वाला क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ था। ये कह रहा है इंडिया में अगर हमको खुद को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना है तो कौन कौन सा ऑप्शन है जिससे इंडिया खुद को इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सकता है। सबसे पहला कह रहा है नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। अगर आप फॉरेन बोरोइंग्स पे नहीं डिपेंडेंट रहेंगे तो आप खुद को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? फाइनेंशियल क्राइसिस कब आएगा? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है, 2008 में ना बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। कहाँ पे? USA में। इसमें होता क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में वहाँ के बैंक्स ना डूबने लग जाते हैं, वहाँ की बैंक्स, वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम डूबने लग जाता है। अगर आप वहाँ की करेंसी पे या फिर वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम पे थोड़ा भी डिपेंडेंट हो तो आप देखोगे आपके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम विटनेस स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बैंक्स भी डूबना स्टार्ट कर देगी। इसको कहा जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये कह रहा है अगर वापस इंडिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होना चाहिए तो इससे इंडिया खुद को कैसे बचा सकता है। सबसे पहले फॉरेन बैंक्स पे नहीं डिपेंड होके, फॉरेन के पैसे पे नहीं डिपेंड होके, क्योंकि अगर आप फॉरेन के पैसे पे डिपेंडेंट हो, फॉरेन का पैसा डूबने लग जाएगा तो आप जो इस पैसे पे डिपेंडेंट हो वो भी डूबने लग जाएगा। नेक्स्ट ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक। ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा? अगर आप इंडिया में ज़्यादा फॉरेन बैंक खोलोगे तो आपके यहाँ फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगा, फॉरेन में प्रॉब्लम आया तो वहाँ के फॉरेन बैंक्स में भी प्रॉब्लम आएगा जो आपने इंडिया में खोला है, तो इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। द मोमेंट आप 2 हटा दोगे
तो आपके पास दो ऑप्शन हट गए, 1 and 3 ओनली, जिसमें हमने ऑलरेडी देख लिया 1 राइट है। तीसरा कह रहा है मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, दो टाइप, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दो टाइप की चीज़ें होता है, एक होता है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, एक होता है पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, इंडिया में जितना भी पैसा है आप वो सारा का सारा डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डॉलर जितना भी चाहिए आपको। जैसे आप यूएसए में पढ़ने गए, आपको ज़रूरत है डॉलर्स की, उन्होंने कहा कि आपको $80,000 भरने हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आप इंडिया में जितना रुपीज़ है वो लेके जाइए और बैंक को बोलिए कि बैंक मेरे पास इतने रुपीज़ है, मुझे सारा डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो पूरा का पूरा पैसा कन्वर्ट कर देंगे तो इसको कहते हैं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, डॉलर बढ़ जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा, रुपीज़ कम हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा, अगर डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो इंडिया में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से प्रॉब्लम होगा। बट अगर आप पार्शियल करेंगे तो ठीक होगा, इसलिए फुल अच्छा नहीं है, फुल को कैंसिल करोगे, आंसर हो जाएगा 1 ओनली। वही दे रखा है, बोथ इंटरनेशनल क्रेडिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बता दिया है कि अगर इंटरनेशनल क्रेडिटर मतलब इंटरनेशनल लोग जो आपको पैसा दे रहे हैं, और इंटरनेशनल डेप्टर मतलब जिन्होंने पैसा ले रखा है आपसे, दे सफर सिग्निफिकेंट हार्डशिप ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड आर फोर्स इनटू डिफॉल्ट। क्यों, जिन्होंने पैसा दे रखा है आपको, उनको भी प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने पैसा दे रखा है, उनको पैसे की भी ज़रूरत है, बट वो पैसा आपसे मांग नहीं सकते। और सेम डेप्टर है, जो कर्जदार है, जिन्होंने पैसा ले रखा है, क्योंकि वहाँ की कंट्री में प्रॉब्लम आया है, तो उसका पैसा भी आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए दोनों के दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट हो गया। सेकंड, द फाइनेंशियल क्राइसिस इज मोस्ट लाइकली इंक्रीज द एनपीए। कल ही मैंने आपको एनपीए पढ़ाया था, जब एक बैंक अकाउंट में आप या एक लोन अकाउंट में आप 3 महीने से ज़्यादा बार ईएमआई नहीं भर रहे हो तो वो हो जाएगा एनपीए। आपने कोई लोन लिया, 3 महीने हो गए, आपने कोई ईएमआई नहीं भरा, तो अब वो लोन क्या कन्वर्ट हो जाता है, एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये कह रहा है इंडिया में फॉरेन बैंक खोलने पे ह्यूज रिस्क आ जाएगा। और लास्ट वाला क्यों नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्या होता है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन, मतलब जितना पैसा चाहे आप उतना कन्वर्ट कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम क्यों होगा, कल को इंडियन फिर क्या करेंगे, पूरा का पूरी रुपी कन्वर्ट करके डॉलर कन्वर्ट कर लेंगे, रुपी की वैल्यू भी नहीं रहेगी, इसलिए हमने फुल अलाउ नहीं किया है। इंडिया में याद रखिएगा, इंडिया में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वैसे ही नहीं है, इंडिया में पार्शियल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। आपको एक लिमिट बता दिया जाएगा कि आप $2.5 लाख तक ही रख सकते हैं अपने पास, उसके ज़्यादा आप नहीं रख सकते, ये लिमिट आपको पहले बता दी जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये बैंकिंग वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर आप 1 लाख रुपए कैश में विड्रॉ करते हो, कहाँ से, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से। डिमांड डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं, डिमांड एक होता है टाइम डिमांड और एक होता है प्रेजेंट। अब टाइम डिमांड क्या होता है, जैसे एफडी हो गया और आरडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये हो जाता है टाइम डिपॉजिट, मतलब एक टाइम के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट प्रेजेंट वाला, मतलब जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आपको जब चाहिए पैसा निकाल सकते हो, बट टाइम डिपॉजिट में आप फिक्स डिपॉजिट में कुछ टाइम होने के बाद ही, जैसे फिक्स डिपॉजिट जब आप करोगे ना, वहाँ लिखा होता है कि आप 8 साल के लिए आप एफडी कर रहे हो। अगर आप 8 साल के पहले फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हो तो आपको पेनल्टी भी लगता है। सेम रिकरिंग डिपॉजिट में है, कुछ टाइम के बाद ही आप ये पैसा निकाल सकते हो। अगर आपने उसके पहले ये पैसा निकाला तो आप पे डिपॉजिट लगेगा। बट ये जो डिमांड डिपॉजिट प्रेजेंट वाला होता है, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसमें आप जब चाहे एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर आपने 1 लाख रुपए कैश में से निकाला, कहाँ से, आपके बैंक से, तो इसका इमीडिएट मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मार्केट में पैसा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला, मार्केट में जो पैसा है वो 1 लाख रुपए कम हो जाएगा, गलत। मार्केट में 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, गलत। टू इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मार्केट में और बढ़ जाएगा, गलत। टू लीव इट अनचेंज, बिल्कुल सही है। जब आप डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल के अपने हाथ में रखते हो तो सोसाइटी में जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है, टोटल मनी सप्लाई है, वो एज इट इज रहता है। क्यों, ये जो डिमांड डिपॉजिट है ना, ये ऑलरेडी आपके एग्रीगेट मनी सप्लाई का पार्ट है। मतलब आप पैसा अगर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में रखिए या फिर पैसा आप अपने घर में एज अ कैश रखिए, दोनों सेम लेवल हो जाता है। इसलिए आप करंट अकाउंट से निकाल के अगर हाथ में भी रखते हैं पैसा कैश में या फिर घर में रखते हैं तो मनी सप्लाई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा टू लीव इट अनचेंज, आंसर हो जाएगा डी। फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में दे रखा है कि इसमें कौन कौन सा फंड होता है जो आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, वाइल एक टर्म डिपॉजिट होता है। जो टाइम डिपॉजिट मैंने आपको कहा, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप एक टाइम के बाद ही पैसा निकाल सकते हो।
करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जो मैंने आपको बताया ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है। सम बैंक आपको कुछ बैंक आपको बोलेंगे मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना चाहिए, जैसे मैंने बताया सेविंग अकाउंट में ही कंडीशन होती है, करंट अकाउंट में कंडीशन नहीं होती है। मनी सप्लाई क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई का मतलब अभी पूरे मार्केट में जितना पैसा अवेलेबल है, मार्केट में मतलब आपके घर में, आपके अकाउंट में जितना ही पैसा अवेलेबल है, इसको मनी सप्लाई कहा जाता है। तो अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के अपने घर में भी रख लेंगे तो मनी सप्लाई सेम ही रहेगा, क्योंकि मनी सप्लाई की डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आ चुका है। तो वही लिखा हुआ है, मनी सप्लाई का मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक एज वेल एज करेंसी इन द बैंक। क्वेश्चन आपसे कह रहा था अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के अपने हाथ में रख लिया तो मनी सप्लाई में क्या इंपैक्ट आएगा, मनी सप्लाई पे 0 इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 लाख था, अब आपने क्या किया, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 1 लाख कर दिया। 0 प्लस 1 लाख करोगे तो भी 1 लाख होगा, और 1 लाख प्लस 0 करोगे तो भी 1 लाख होगा, इसलिए मनी सप्लाई पे 0 इंपैक्ट पड़ेगा। पहले जो पैसा यहाँ था आपने निकाल के अपने हाथ में रख लिया, यही केस हुआ है बस, इसलिए मनी सप्लाई पे 0 इंपैक्ट पड़ेगा। यही स्टेटमेंट लिख रखा है, हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द एग्रीगेट मनी सप्लाई। फिर मनी सप्लाई के अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स है कि M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, ये अभी नहीं समझेगा, बस थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। M0 में क्या होता है, जितना पैसा सर्कुलेशन में है, किसके पास, बैंक के पास, डिपॉजिट विद RBI और अदर डिपॉजिट, इसको कहा जाता है RBI। मतलब जितना पैसा छप चुका है, RBI ने जितना पैसा प्रिंट कर दिया है, जितना बैंक के पास अवेलेबल है, जितना RBI के पास अवेलेबल है, जितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, ये पूरा हो जाएगा आपका M0। M1 का मतलब होता है पब्लिक के पास जितना पैसा है और डिमांड डिपॉजिट में जितना पैसा है, इसको कहा जाता है M1। डिमांड डिपॉजिट हमने अभी देखा 2 चीज होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। M2 में क्या होगा, पब्लिक वाला तो पैसा आ ही जाएगा, करंट डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम भी आ जाएगा, सेविंग डिपॉजिट भी आ जाएगा, प्लस टर्म डिपॉजिट भी आ जाएगा। मतलब M2 में आप क्या करते हो, FD और RD को भी ऐड कर देते हो, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को भी ऐड कर देते हो, और लास्ट में आता है M3। M3 में जितनी सारी चीज़ें ना सबको ऐड कर देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो होता है M3 का। M3 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले M0 होता है, M0 में जितना पैसा छप चुका है वो। M1 में होता है कि जितना पब्लिक के पास पैसा है और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जितना पैसा है वो। सेकेंड वाला जो है दैट इज पब्लिक के पास जितना पैसा है, करंट अकाउंट में जितना पैसा है और FD RD में जितना पैसा है। M3 में क्या होता है, सभी को ऐड कर लेते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक को भी ऐड कर लेते हैं, पोस्टल सेविंग बैंक को भी ऐड कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस को भी ऐड कर लेते हैं। ये सबको जो ऐड करेंगे तो NM3 हो जाएगा। वैसे ये सब आप लोग इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए अभी इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ जाओ ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। FDI पे क्वेश्चन है, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। FDI इंडिया में कैसे काम करता है। सबसे पहला कह रहा है इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि FDI इंडिया में जो है उसका बेस्ट डेफिनेशन कौन सा एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला कह रहा है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन अ लिस्टेड कंपनी। सेकेंड कह रहा है इट इज लार्जली नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। तीसरा कह रहा है इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेप सर्विसिंग, और लास्ट वाला कह रहा है इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब 2 टाइप की चीजें होती है, एक होता है आपका FDI और एक होता है आपका FPI। FPI का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, एक और होता है FII। एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे, जैसे इंडिया में मान लीजिए डोमिनोज का एक ब्रांच खोला तो इसको कहेंगे FDI, या फिर इंडिया की किसी कंपनी को पैसा दिया, इसको कहा जाता है FDI। FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब कंपनी आपकी है, इस कंपनी में कुछ शेयर खरीदेगा फॉरेन का इंसान, तो इसको कहा जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सेम एक थर्ड चीज़ है फॉरेन FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो फॉरेन के कुछ इंस्टीट्यूशन है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, जैसे मीडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो ये तीसरा कैटेगरी होता है FII। इसका शायद क्लासिफिकेशन यहाँ दे भी रखा है मैंने, हाँ FII दे रखा है, FDI दे रखा है और FPI भी दे रखा है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, ये कह रहा है FDI के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है FDI के टर्म में। सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ लार्जली नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल सही है। नॉन डेप मतलब आप पे कर्जा क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, ये डेप्ट एसेट नहीं है। तीसरा कह रहा है इट इज अ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग, नहीं, इसके अपोजिट वाला है। फोर्थ वाला भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा B।
आंसर बी है। अब समझते हैं डेब्ट सर्विसिंग का मतलब क्या होता है। डेब्ट सर्विस इज द कैश दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन अ डेब्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब डेब्ट सर्विसिंग का मतलब क्या होता है, आप मेरे पास आए और आपने कहा सर मुझे कुछ पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए बिजनेस ओपन करने के लिए। मैंने कहा ठीक है 1 लाख रुपए दूंगा बट 8% इंटरेस्ट है। जब आप मुझे ये 1 लाख रुपए और 8% इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा दोगे तो इसको कहा जाता है डेब्ट सर्विसिंग। बट याद रखिएगा एफडीआई में ना ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है जहां आपको कर्जा चुकाना है, एफडीआई डेब्ट सर्विसिंग करना है। आगे, द इन्वेस्टमेंट इज डन थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी। पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाएगा, वहां पे लिखा हुआ है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बट वहां लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है, आप चेक करेंगे ना लिस्टेड कंपनी, ये रॉन्ग इसलिए हो गया। ये यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बट एफडीआई में क्या होता है वो लिस्टेड कंपनी में नहीं करते हैं, अनलिस्टेड कंपनी में होते हैं। अनलिस्टेड और लिस्टेड में क्या फ़र्क है, जब आप स्टॉक मार्केट देखेंगे ना तो वहाँ होता है एक लिस्टेड कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में जिसका नाम है और एक होता है अनलिस्टेड, ये स्टॉक मार्केट की लिस्ट के हिसाब से होता है। तो जब कोई पर्सन अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो हो जाता है आपका एफडीआई। इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने दे रखा है अनलिस्टेड कंपनी। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों राइट है हमारा, फोर्थ स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है हमारा, यहाँ कह रहा है एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन इक्विटीज और इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी एंड दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जबकि आप यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ दे रखा है द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ समझनी है आपको, यहाँ इक्विटी लिखा हुआ है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर। जैसे अभी आपने कहा कि सर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए आपसे मांगा, पहले वाले केस में आप मुझसे 8% इंटरेस्ट मांग रहे थे बट यहाँ तो इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, तो एफडीआई में पैसा कोई देगा, क्यों देगा। यहाँ क्या होता है, आप मेरे कंपनी को 1 लाख रुपए दोगे और आप बदले में क्या बोलोगे, मुझे चाहिए 10% शेयर। अब आपने मेरे कंपनी में क्या कर लिया, शेयर खरीद लिया। ये आदमी तब करता है जब उसको लगता है कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकती है। मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे थे, आपने मुझे बोला 1 लाख पे 8% इंटरेस्ट चाहिए, मैं अगर 1 लाख पे 8% दूंगा अभी तो कितना होगा 8,000। बट अगर आपने मेरे कंपनी में 1 लाख का इन्वेस्ट किया और बोला मुझे 10% शेयर चाहिए, कल को जब ये 1 लाख की कंपनी 10 लाख की बन जाएगी ना, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 10% शेयर मतलब कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो आप सोच रहे 8,000 से बढ़िया है ना 1 लाख रुपए कमाऊँ मैं डायरेक्टली। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आपको कहेगा मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे डेब्ट सर्विसिंग नहीं करना है, मुझे आपके कंपनी में कुछ इक्विटी चाहिए, कुछ शेयर चाहिए, कुछ परसेंटेज चाहिए, उसके बदले में आपको पैसा दूंगा। यही होता है एफडीआई में। अब आपको याद रखना है एफआईआई क्या करता है, एफआईआई डज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, जो गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं ना, उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और फिर यहाँ दे रखा है एफआईआई के बारे में। एफआईआई ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है, इसका काम क्या होता है, दे आर द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हु हेल्प टू ब्रिंग द एफपीआई। मैंने जो आपको बताया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनटू अ कंट्री। इन शॉर्ट, foreign institution investor is the way through foreign portfolio investment is done। जो फॉरेन का पैसा, फॉरेन का पर्सन आपके कंपनी में पैसा लगा रहा है, ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ किससे इंस्पायर्ड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से ही है। कि फॉरेन के कुछ इंस्टीट्यूशन इंडिया में आते हैं, उनको देख के कुछ एफपीआई होते हैं, जो पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मैं एक एफपीआई हो सकता हूँ, मैं एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो सकता हूँ, जिसको आपकी कंपनी के पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट है, मैं इन्वेस्ट करूँगा और उसके बदले मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। उसके बारे में दे रखा है। फिर एफडीआई के बारे में दे रखा है कि एफडीआई कहाँ से गवर्न होता है इंडिया में, 2017 के रूल से। और लास्ट में एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ ऑल्सो नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो एज इट हैज़ नो डायरेक्ट रिपेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द रेसिडेंट्स। आपको ये पैसा वापस नहीं चुकाना होता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपको अगर कल को कोई कंपनी ये बोलेगी ना कि हम आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो ये नहीं बोलेगी 1 साल 2 साल 5 साल, वो आपको बोलेगा हम 15 साल या 20 साल के लिए आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ताकि तभी आपकी कंपनी में जब प्रॉफिट होगा तो आप उसको कुछ शेयर देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट एफडीआई। ये अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके बजट
WTO या फिर ट्रेड वाले पोर्शन से। कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सबसे पहला, इंडिया का जो मर्चेंडाइज है, इसका जो एक्सपोर्ट है ये इसके इंपोर्ट से लेस है। मतलब इंडिया में जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो कम एक्सपोर्ट करती है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। सेकेंड कह रहा है इंडिया में जितना भी आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर और मशीनरी है, इसका इंपोर्ट अचानक से कम हो गया है रिसेंट ईयर्स में। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये इंपोर्ट से ज़्यादा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इंडिया सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। और फोर्थ कह रहा है इंडिया सफ़र्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। ये बात भी बिल्कुल सही है, इंडिया का जो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो थर्ड और फोर्थ कौन से स्टेटमेंट में राइट है? एक डी वाला ये ऑप्शन है जिसमें 1, 3 एंड 4 राइट है। सेकंड वाला रॉन्ग है। इनके हिसाब से ये ऐसा कह रहे हैं कि डिक्रीज हो चुका है इंपोर्ट, बट ये डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इंडिया में इतना ज़्यादा आयरन एंड स्टील या केमिकल या फर्टिलाइजर नहीं है, हम मोस्टली एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने कैंसिल किया है, बट इसका स्टेटमेंट डी ही है। आप देखेंगे तो 3 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। यूपीएससी ने कैंसिल किया, मे बी आई डोंट नो द रीज़न क्या था कैंसिल करने का, बट यहाँ देख सकते हैं 2 वाला जो है वो इनकरेक्ट है। जो सेट ए में क्वेश्चन था 52, इसको यूपीएससी में कैंसिल किया गया। सबसे पहले देखते हैं इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर इन सर्विसेज। नेट एक्सपोर्टर का मतलब क्या है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है, मतलब आप सर्विसेज बाहर वालों को ज़्यादा दे रहे हैं और आप सर्विसेज खुद कम ले रहे हैं। इंडिया में 3 सेक्टर याद रखिएगा। सबसे पहला सेक्टर है जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चर, उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है जिसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा सेक्टर है जिसको कहा जाता है सर्विसेज। एग्रीकल्चर में आप क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करते हैं, रीसेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप स्टील प्लांट, इंडस्ट्री ये सब बनाते हैं। सर्विसेज मतलब सॉफ्टवेयर। आप देखेंगे इंडिया की जितने इंजीनियर्स हैं बाहर जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो सर्विसेज में नेट एक्सपोर्टर है। इंडिया अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, बाहर वाले को सर्विस देते हैं हम रादर देन खुद लेने के। इसलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा राइट हो गया क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एज कम्पेयर टू यूएस वो कम था, इसलिए इंडिया को एक ट्रेड डेफिसिट मिला। अब डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी। डेफिसिट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगेटिव आया तो मैं कहता हूं आपकी कंपनी में डेफिसिट है, बट अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका पॉजिटिव आया तो मैं कहता हूं सरप्लस है, आप प्रॉफिट में है। ऐसा तो इंडिया में ट्रेड डेफिसिट क्यों देखा गया? हमारा एक्सपोर्ट जो था वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो था वो कम था एज कम्पेयर टू इंपोर्ट, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट है। फिर आते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट राइट है, फिर फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा इसलिए करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसलिए रॉन्ग है, इसके हिसाब से ये कह रहा है सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये देखा गया कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट है किसका, आयरन स्टील का, ऑर्गेनिक केमिकल का, इनऑर्गेनिक केमिकल का, इसमें एक राइज हुआ है, डिक्लाइन नहीं हुआ है, अचानक से बढ़ गया है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन पे आएंगे तो 1, 3 एंड 4 राइट है, 2 रॉन्ग है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप कह सकते हैं मिनरल्स या फिर ट्रेड से कह सकते हैं आप क्वेश्चन। ये कह रहा था टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज़। जब न्यूज़ आ गया तो समझ लिया करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है किससे रिलेटेड है? एक्चुअली वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है ना, ये कंपनी है जो पेट्रोल बनाती है, क्रूड ऑयल बनाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल। ये बुलियन नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, यूरेनियम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज क्रूड ऑयल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा था यूपीएससी ने, इसका आंसर है क्रूड ऑयल। देयर आर अबाउट 160 क्रूड ऑयल दैट आर ट्रेडेड इंटरनेशनली। पूरे वर्ल्ड में 160 टाइप ऑफ क्रूड ऑयल है जो डील किया जाता है, बट इनमें कुछ डिफरेंस आता है। किसके बेसिस पे? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और इनके क्वालिटीज़ के बेसिस पे। सबसे पहले वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में दे रखा है और ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये जो है ये 2 मेजर टाइप ऑफ क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल लेवल पे, इनका कंपैरिजन दे रखा है। सबसे पहले WTI और ब्रेंट का। अब WTI का कहा जाता है ये जो है ये अमेरिका में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अमेरिका से निकाला जाता है। वहीं जो ब्रेंट है ये आपको कहाँ मिलता है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वाले एरिया में। कहाँ पे? नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्थ सी वाले एरिया में। नेक्स्ट ये यूएस में, जितना भी अमेरिका में ऑयल प्राइस है वो इस पे डिसाइड होता है WTI पे, जबकि ये ओपेक कंट्रीज है। ओपेक का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज। ये सारे कंट्रीज जो है ये ब्रेंट प्राइस को अपना रेफरेंस मांगते हैं पेट्रोल के लिए।
नेक्स्ट दे रखा है ये एक न्यूयॉर्क का एक्सचेंज है, जैसे हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट है वैसे वहाँ का एक्सचेंज है, वहाँ पे भी इसको ट्रेड किया जाता है, जबकि इसको इंटरनेशनल एक्सचेंज लंदन है वहाँ ट्रेड किया जाता है। और लास्ट है लो शेयर एट इंटरनेशनल ट्रेड, बट इसका 2/3 ऑफ वर्ल्ड क्रूड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आज के डेट में आपको मान के चलना है बेंट जो है ये थोड़ा बेस्ट है एज कंपेयर टू WTI। ये वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट है, टेक्सास करके एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जबकि बेंट जो है ये यूके यूनाइटेड किंगडम दैट इज इंग्लैंड वाले एरिया का है ये। और ये दोनों जो है ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। ये अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे वहाँ से हो जाएगा ये। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंडिया में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट जो इसमें से किस किस में इंक्लूडेड है। सबसे पहला कह रहा है हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड। जितना हाउस होल्ड मतलब आप और मैं, हमने जो हाउसिंग लोन ले रखा है ये एक टाइप का नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है। सेकेंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, और तीसरा है ट्रेजरी बिल। सबसे पहले ट्रेजरी बिल तो नहीं है इन द इंडियन बैंक विच ऑफ फॉलोइंग, पहला और दूसरा होगा मेरे हिसाब से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेप्ट कह रहा है स्विच ऑफ द फोन। 3 ओनली भी है शायद, आई गेस इसका 3 होगा, चेक कर लेते हैं। नहीं तीनों है, इसका आंसर इन्होंने दे रखा है 1, 2 and 3 ओनली तीनों है। चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों है 1, 2 and 3। सबसे पहले आपको समझना होगा डेप्ट फाइनेंसिंग क्या है। When an economy borrows money to be paid back at future date along with interest, it is known as debt financing। जो हमने देखा कि आपने किससे पैसा लिया और अगर आपको सूद समेत उसको वापस देना है, कर्जे के साथ देना है, इंटरेस्ट के साथ, तो इसको कहा जाता है डेप्ट फाइनेंसिंग। डेप्ट फाइनेंसिंग भी इंडिया में 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट का मतलब है टोटल अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। सरकार ने कितना कर्जा ले रखा है उसको कहा जाता है पब्लिक डेप्ट। और पब्लिक डेप्ट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल पब्लिक डेप्ट का मतलब क्या होता है, सरकार ने अपने ही लोगों से कितना पैसा ले रखा है उधार में, और दूसरा होता है एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट मतलब सरकार ने बाहर वालों से कितना कर्जा ले रखा है, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट। अब सेकंड बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल डेप्ट की। ये तो था डेप्ट फाइनेंसिंग। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड बिजनेस विच आर नॉट कवर्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर। हाउसिंग लोन्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ट्रेजरी बिल, क्रेडिट कार्ड बैलेंस एक्सेट्रा आर टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। ऐसे डेप्ट जो these are credit instrument issued by government which are not covered in financial sector। ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिसको फाइनेंशियल सेक्टर में कवर नहीं किया जाता है इसको कहा जाता है नॉन फाइनेंसिंग डेप्ट। आपको याद रखना है इंडिया में जो भी हाउसिंग लोन लिया है, घर के ऊपर लोन लिया हुआ है, या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है, ट्रेजरी बिल है, या फिर क्रेडिट कार्ड बैलेंस है, ये सारा कुछ आ जाएगा नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में। लास्ट में 2 चीज़ें दे रखी है, पब्लिक डेप्ट क्या होता है और प्राइवेट डेप्ट क्या होता है। मनी ओन्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट कम्स अंडर पब्लिक डेप्ट। सरकार ने, मेन सरकार जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने जितना पैसा ले रखा है कर्जे में उसको कहा जाता है पब्लिक डेप्ट। जबकि आपने, मैंने या किसी इंडस्ट्री ने जो पैसा ले रखा है कर्जे पे उसको कहा जाता है प्राइवेट डेप्ट। प्राइवेट पर्सन ने जो कर्जा ले रखा है इसको इंडिया में कहा जाता है प्राइवेट डेप्ट। डेप्ट को पहले हम 2 टाइप में कन्वर्ट करते हैं, पब्लिक और नेक्स्ट ये हो गया आपका प्राइवेट। पब्लिक को हमने देखा एक इंटरनल होता है कि अंदर के आप, सरकार ने हम लोगों से कितना कर्जा लिया है, बाहर वाली कंपनी से कितना कर्जा लिया है वो, या बाहर वाली गवर्नमेंट से। और फिर इसी में ये हो जाएगा आपका कैटेगरी ए, ये हो जाएगा कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में ये सब टाइप है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कैटेगरी सब टाइप बी, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा। अब मैं आपको एडिटोरियल दिखाने वाला था। नाउ वी विल सी एन एडिटोरियल। हाँ, अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, तो ये वाला जो ये है आपका एडिटोरियल है, ये है आपके टॉपिक पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। आपको समझना है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। हुआ क्या था,
गवर्नमेंट ने, पहले ऐसा होता था कि आपको मान लीजिए बीजेपी को सपोर्ट करना है तो आप उनको पैसा दे सकते थे, जितना आपको लगता है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो मैं 1 करोड़ देती हूँ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया। इसमें क्या होता है, आप जिस भी पार्टी को पैसा दे रहे हैं आपका नाम पता नहीं चलेगा, देने वाला कौन है, बस इतना होगा। आपको क्या करना है, एसबीआई में जाना है और एसबीआई में कहना है कि मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाएगा आपको, पेपर आप जितना पैसा देंगे, जैसे आप 1 करोड़ रुपए देंगे तो 1 करोड़ का बॉन्ड मिल जाएगा। इसमें आपका नाम नहीं लिखा रहेगा, बट लिखा रहेगा कौन से पार्टी को आप देना चाहते हैं। जैसे बीजेपी को आप देना चाहते हैं, बीजेपी का नाम लिखा रहेगा। ये जाके आप बीजेपी कार्यालय में देंगे। बीजेपी वाले जब वापस इसको एसबीआई में देंगे तो एसबीआई वाले आपको पैसा देंगे इन रिटर्न बीजेपी वालों को, कि ये रहा उनका पैसा। इसको कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्शन है इंडिया में, इसलिए आर्टिकल आया है। आर्टिकल को पढ़ते एडिटोरियल को कि पढ़ना कैसे होता है। सबसे पहले, इन द लास्ट मंथ और सो एवर सिंस द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज कंपेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिलीज इंफॉर्मेशन ऑन डोनेशन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया एसबीआई में ही खरीद सकते हैं। पहला रूल आपको समझना है, ये सिर्फ एसबीआई में ही खरीद सकते हैं। इसको पढ़ना कैसे है, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों से बताता हूँ। सबसे पहले, कल को अगर यूपीएससी क्वेश्चन देता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी परचेज ओनली फ्रॉम एसबीआई, राइट मार्क करना है, सिर्फ एसबीआई से खरीद सकते हैं। हुआ क्या, अभी बीच में किसी ने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्टोरल पार्टीज जो है इनको अब जो पैसा मिल रहा है वो कौन दे रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने देखा नाम तो नहीं लिखा है, बट सभी पार्टीज को चंदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो पता करना है कि कौन सी पार्टीज को कितना चंदा मिल रहा है, इसके लिए डेटा चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को, एसबीआई ये सारे लोगों ने तुम ही से खरीदा है। एसबीआई ने कहा हाँ, तो तुमको क्या करना है, किस पार्टी के नाम पे कितना रुपीज़ का बॉन्ड खरीदा, ये बस तुमको गवर्नमेंट को बता देना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा डोनेशन किसको कितना पैसा लिया इसको रिलीज करने के लिए, तो एमर्जिंग डिटेल्स हैव ओनली कंफर्म दैट वर्स्ट फियर ऑफ नया सीट्स इन रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीजेपी जॉइंट। हाँ, अब ये यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके कोई काम का नहीं है। ये लाइन क्या बता रहा है कि ये जो स्कीम थी ना, ये अपने आप में बहुत घटिया स्कीम है। क्यों, इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है बीजेपी को। अब आपके काम का क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी यूपीएससी की पेपर में कंट्रोवर्सी चीज़ें नहीं पूछेंगे। वो चाहते हैं आप एक ऑफिसर बने, उनको ये नहीं मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते, कांग्रेस को सपोर्ट करते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट, अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूडेड द हिंदू फाउंड एटलीस्ट 33 कंपनीज had a aggregate loss over 1 lakh crore, had donated close to 580 crore, of which 75% went to ruling बीजेपी। हाँ, अब ये क्या कहना चाहता है कि 33 ऐसी कंपनीज थी जो लॉस में थी, समझ रहे हैं, लॉस में है, बट उन्होंने 582 करोड़ किसको दिया, बीजेपी को। लॉस मेकिंग कंपनीज वर डोनेटिंग sums, profit making firms were making donation exceeding their aggregate profit, some donor firms were not reporting data on the net profit and direct taxes, some were making donation before the stipulated 3-year period after being formed। अब इन शॉर्ट इस लाइन का मतलब क्या, ये क्या कहना चाह रहा है कि सरकार में कुछ ऐसी कंपनीज थी जो लॉस में थी, मतलब आपकी कंपनी लॉस में है बट स्टिल आप मुझे डोनेट कर रहे हैं। जो कंपनी लॉस में पैसा डोनेट कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी भी कंपनीज थी जो 3 साल पहले ही पैसा भर दे रही थी। कुछ ऐसी भी कंपनीज थी जो रिपोर्ट ही नहीं कर रही थी डेटा, मतलब उन्होंने खरीदा, उन्होंने बीजेपी को दिया, बट उनका डेटा ही रिपोर्ट में नहीं था। अब ये सारा चीज़ वापस क्यों नहीं पढ़ना है आपको, ये सारा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये काम कहाँ आएगा पता है, आपके इंटरव्यू में। जब मान लीजिए अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ आपको पूछा जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा क्यों नहीं है, तो वहाँ आप बता सकते हैं कि सर डेटा हमको ये बताता है कि 33% कंपनीज थी इंडिया में, 33 कंपनीज थी जो लॉस में थी, स्टिल उन्होंने इतना पैसा किसको दिया, बीजेपी को दिया। तो सर जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया था ये अपने आप में अच्छा था, बट इसमें इतना बड़ा स्कैम है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज अपना डेटा रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। ये आपको इंटरव्यू में बताना है। मेंस में इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब अगर क्वेश्चन आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा है कि नहीं, उसमें आप जब बोलेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा नहीं है, तब जब आप डेटा देंगे तो आपको ये डेटा देना है कि द हिंदू की एक स्टडी में पाया गया ऐसा। अब जब आप ये डेटा देंगे ना, तो ये डेटा आपका ऑथेंटिक माना जाएगा। क्यों, ये न्यूज़पेपर से उठाया हुआ डेटा है। इसीलिए हमेशा बताऊंगा एडिटोरियल में ना प्रीलिम्स के लिए बहुत कम पढ़ने लायक होता है, पूरा मटेरियल मेंस के लिए होता है। मेंस में भी आपको ये डिफाइन करना है कि काम का क्या है। जैसे ये रेड में क्यों दे रखा है पता है, ये डेटा आपके काम का, इसलिए इसको रेड में दे रखा है। और बाकी चीज़ें आप देखना, बहुत कम ऐसी चीज़ें दे रखी है रेड में है जो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, द नेचर ऑफ दिस डोनेशन रेजेस सेवरल क्वेश्चन वेयर दिस लॉस मेकिंग फर्म फ्रंट्स टू लॉन्डर मनी। अब ये कह रहा है ये जो डोनेशन है ना, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल क्या है कि जो ये लॉस मेकिंग कंपनीज थी ये पैसा क्यों दे रही थी बीजेपी को, क्या ये पैसा जो दे रही थी ये ब्लैक का पैसा था, क्या ये काला पैसा ही वाइट किया जा रहा था, ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
वेयर डोनर फर्म्स दैट मेड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बट डिड नॉट पे नेट डायरेक्ट टैक्सेस एंगेज इन टैक्स इवेजन। क्या ये टैक्स बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे थे? अब इसके आगे इन्होंने कहा हुआ है दी सप्लीमेंट अदर क्वेश्चन, इससे और क्वेश्चन राइज आते हैं। कैसे कैसे? नंबर ऑफ फर्म, कुछ ऐसी कंपनीज थी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थी, किसके? ईडी के, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेयर सिग्निफिकेंट डोनर्स फॉर रूलिंग पार्टी। एक और चीज इसमें ऐसी पाई गई कि कुछ ऐसी कंपनी जिन पर रेड हो गई, किसकी? इनकम टैक्स की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उन्होंने रेड से बचने के लिए पैसा किसको दिया? बीजेपी को। तो इनडायरेक्टली क्या है? गलत काम है, टैक्स पे करना है, बट ये टैक्स बचा के किसको दे रहे थे? बीजेपी को। बट अभी एक चीज बताता हूँ आपको, पेपर में ये सब नहीं लिख के आना है ऐसी लैंग्वेज में। क्या होता है ना, एक चीज आपको अभी बताता हूँ, हिंदू जो है ना, ये थोड़ा साउथ साइड का पेपर है। ये साउथ साइड का पेपर इसलिए बीजेपी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है। कोई भी न्यूज़ आप देखेंगे, जब भी ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो आपके आंसर में ना ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल को क्या लगेगा कि आप आईएएस ऑफिसर बनने के बाद गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे। आप एज एन आईएएस ऑफिसर, आपका बैलेंस व्यू होना चाहिए, पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। आप इसमें जो उठाने लायक चीज़ है यही बता सकते हो, एक तो ये डेटा, और डेटा के साथ साथ आप ये बता सकते हो कि ये जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इंडिया में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को नोटिस किया। बस इन द 5.5 years thousands of करेज इंक्वायरी व्हाइल द कोर्ट मस्ट बी लॉडेड फॉर। हाँ, अब इन्होंने क्लास में ये कहा है कि कोर्ट को तारीफ करनी चाहिए कोर्ट की कि इन्होंने एंड किया है ऐसा स्कीम को। द फैक्ट दैट लार्ज अमाउंट वे डोनेटेड फ्रॉम डूबियस सोर्सेज। कितने बार ऐसा भी देखा गया कि फेक सोर्सेज है, जैसे आपका अकाउंट है ही नहीं, आप इस कंपनी के ओनर ही नहीं है, रातों रात कंपनी बन गई, रातों रात अकाउंट बन गया और अकाउंट से बीजेपी को पैसा दिया गया। तो ये कह रहा है कोर्ट को तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे स्कीम को बंद करने के लिए अपने आप में ये जो, इन शॉर्ट अगर मैं इस आर्टिकल को बताऊं, आपको आंसर में क्या लिखना है, आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद सबसे पहले आप ये डेटा लिख लेंगे। ये डेटा लिखने के बाद आपको अगर इसमें से, ये डेटा लिखने के बाद आपको इसमें से कुछ नोटिस करना है ना, तो आप इतना लिखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड वॉज मिसयूज फॉर टैक्स इवेजन, कॉमा मनी लॉन्ड्रिंग, कॉमा ब्लैक मनी सोर्स। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब कल को अगर क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग पे आता है, यूपीएससी का टॉपिक है, टैक्स इवेजन पे आता है या ब्लैक मनी में होता है, उसमें आपको एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड का मेंशन करना है और ये डेटा दे देना है। किसी भी मेंस के एडिटोरियल से ना आपका काम ये होना चाहिए, शॉर्ट में आप एक या दो लाइन का कुछ नोट्स बना लो। बाकी ये पूरा एडिटोरियल में ना कुछ भी काम नहीं है, आप पढ़ोगे ना, बहुत क्रिटिसाइज किया गया गवर्नमेंट को, यही डिफरेंस होता है। अब दूसरा, मान लीजिए आपने आर्टिकल खोला अभी, जैसे ये पहला था, फिर मान लीजिए आपने ये खोला क्राउडेड फील्ड ऑन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। हुआ क्या है, अभी महाराष्ट्र में ना चुनाव होने वाले, तो आपने देखा होगा मोदी जी कल भी आए थे शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए, शिवसेना का एक कैंडिडेट है। अभी राहुल गांधी आने वाला है महाराष्ट्र में, प्रियंका गांधी आने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाला है, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है। तो नितिन गडकरी यहाँ से मेन फेस है, तो नितिन गडकरी को सपोर्ट करने के लिए उसके बारे में दे रखा है। बट याद कीजिएगा, ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये सिर्फ एक स्टेट का आर्टिकल है, इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं। ये एमपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपीएससी के लिए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई भी करते आना चाहिए कि कौन सा मेरे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा। ये सिर्फ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स यूपीएससी के कोई काम का नहीं है, इसलिए आपको ये आर्टिकल छोड़ देना है। उसके बाद ये आपकी यूपीएससी के काम का है, क्यों? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है इसमें। हाँ, अब देखिए प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब ये लाइन पढ़ी है, वाइल इंडिया इज नॉट पार्टी टू द 1951 यूएन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी। कल को प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आएगा, इंडिया इज पार्टी टू द 1951 यूएन कन्वेंशन, लोग राइट मार्क करके आएंगे, आप रॉन्ग मार्क करके आओगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, और आपको मिल जाएगा +2। एडिटोरियल से ऐसी चीजें ऑप्टेन करनी पड़ती है। नेक्स्ट, 1967 प्रोटोकॉल रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी, इसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया है। हमको यही चीज़ें बस आइडेंटिफाई करनी होती है और कुछ नहीं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, उसके बाद पढ़िए और क्या है, सी दैट डू नॉट रिक्वायर, पहला वाला बिल्कुल फालतू चीज़ है। इतने में बस यही एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाला भी टाइम पास है।
ऊपर वाले में बस इतना बता रखा है कि इंडिया में जो लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब हमने क्या किया है, मुस्लिम को छोड़ के जितने भी 3 कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ से जितने भी मुस्लिम छोड़ के हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बुद्धिस्ट है, इनको इंडिया की नागरिकता के लिए अलाउड है, इतना ही कहा गया है। तो आप जब ये आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले तो कोशिश कीजिए ऐसे फैक्ट्स ढूंढने की, जो फैक्ट्स है। अब ये फैक्ट्स कैसे दिखेगा, जब मैं PYQ करा रहा हूँ ना क्लास में, आपको दिखेगा यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा के पूछ ली है, वहाँ से आपको समझेगा कौन सा स्टेटमेंट उठाना है कौन सा नहीं। और एक और चीज़ बताता हूँ, एडिटोरियल बहुत बड़े होते हैं, उसमें से अगर एक दिन में 1 पेज का भी नोट्स बन रहा है ना तो बढ़िया है, बहुत है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है कि हम न्यूज़पेपर से ही बहुत सारा नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब एक बार नोट्स बन जाएंगे ना, इतना पढ़ना बाद में पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। आपको बस एक अपने माइंडसेट से पढ़ना है और सोचना है कि कहना क्या चाह रहा है, और फिर आप जब आंसर राइटिंग करेंगे आपके आंसर राइटिंग में शो होना चाहिए। एडिटोरियल बस इसके लिए होता है कि अगर कोई प्रीलिम्स का फैक्ट्स मिल जाए या फिर आपको मेंस में लिखने के लिए कोई डेटा मिल जाए तो ठीक है। बाकी आप कोई भी आर्टिकल देखेंगे ना, क्रिटिसाइज किया होता है गवर्नमेंट को। आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सा काम का है कौन सा नहीं। सिटीजनशिप हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये पढ़ना है। नेशनल टीवी प्रोग्राम ये भी पढ़ना है, क्योंकि साइंस में हमने टीवी पे 3 क्वेश्चन किए थे। अब ये छोड़ देना है, हीट वेव वगैरह, ये RBI का रेट डिसीजन ये भी छोड़ देना है, ये महाराष्ट्र वाला जो आपने देखा ये भी छोड़ देना है, बट ये पढ़ना है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। ऐसे ही पढ़ना होता है एडिटोरियल्स को, ठीक है। बाकी आप जब नोट्स बनाते हो तो नोट्स बना के दिखा भी सकते हैं मुझे, अपने एडिटोरियल के जो नोट्स बनाए होंगे। कुछ अगर चेंजेस होंगे तो मैं वो भी बता दूंगा नोट्स कैसे बनाने चाहिए। मैंने भी मेरे नोट्स बनाए एडिटोरियल के, मैं आपको लाके दिखाऊंगा कि एडिटोरियल के नोट्स कैसे बनाते हैं। मेरे नोट्स से आपको और आइडिया लग जाएगा कि एडिटोरियल के नोट्स होते कैसे हैं।